नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचपीडीसी पाठशाला में। और आज मेरे साथ हैं शैलेंद्र और पुष्कर। और आज हम इनसे जानेंगे डाइकास्टिंग के बारे में, डाइकास्टिंग के इनसाइट के बारे में, डाइकास्टिंग के एक्सपीरियंस के बारे में, जो इन्होंने अपने साल के अंदर सात और 10 साल के एक्सपीरियंस में जो महसूस किया है, जो देखा है डाइकास्टिंग इंडस्ट्री में, और ये क्या सोचते हैं डाइकास्टिंग के बारे में, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो शैलेंद्र, पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि भाई आपको अभी कितना टाइम हो गया डाइकास्टिंग में? मुझे डाइकास्टिंग में 7 साल प्लस हो 7 साल प्लस हो गए। और आपको कुछ का? 10 साल। 10 साल हो गए। ओके। तो मतलब शुरुआत कहाँ से की थी आपने? तो ट्रेनिंग बेस पर प्लस टू जो ट्रेनिंग बेस पे किया है, उसके बाद पॉलिटेक्निक किया मैंने। ओके। और उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक के बाद मैंने मैक्स ऑफ इंजीनियरिंग में एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन किया। ओके। उसके बाद फिर वही जर्नी स्टार्ट हुई डाइकास्टिंग। मैक्स ऑफ से कह सकते हो? हाँ, मैक्स ऑफ और उससे पहले एजुकेशन में क्या किया है आपने? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक किया है, मैकेनिकल से। तो मैक्सॉप के बाद में फिर मैक्सॉप में ट्रेनिंग अपनी? हाँ, ट्रेनिंग उसमें मैक्स में 7 साल का। 7 साल काम किया? कौन से वाले प्लांट में? किधर है इनका? ये सेक्टर 6 में। मानेसर के अंदर में? ओके। उसके बाद मैं सनबीम में ज्वाइन किया। तो अभी करंटली कहाँ पर है आप? सनबीम में। सनबीम में। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके डाइकास्टिंग के एक्सपीरियंस में, 10 साल के एक्सपीरियंस में, आपने ये दूसरी कंपनी है आपकी? उस बीच में एक वाला 1 साल नीरोटेक इंडस्ट्रीज नीरोटेक फरीदाबाद के अंदर में है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसमें क्या था? ओके। तो शैलेंद्र, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी शुरुआत सर एमडीसी से हुई थी। महावीर डाइकास्टर से? हाँ जी। मानेसर प्लांट से? करेक्ट। सेक्टर 3 से ठीक है। मैंने जीईटी ज्वाइन किया था वहाँ पे। ओके। और उस टाइम में वहाँ पे विशाल सर थे। ओके। उसके बाद आप और थे। मैं भी था। इसके बाद एक गंभीर सर थे। ओके। तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम विशाल सर लिए थे। ओके। उसके बाद मेरा हो गया वहाँ पे, फिर मैंने एज ए जीईटी वहाँ पे 1 साल काम किया। उसके बाद ट्रेनिंग भी काफ़ी हुई वहाँ पे, सीखने को काफ़ी मिली आपसे। महावीर से? हाँ। महावीर कंपनी के अंदर? हाँ, महावीर डाइकास्टर से, क्योंकि आप मतलब जैसे शिफ्ट खत्म होता है 3 बजे, उसके बाद 1 घंटा रोक लेते थे, 2 घंटे रोक लेते थे तो वो रुकना रुकना फिर अखरता था कि नहीं रखा? वो चीज मैं यूट्यूब में देखता था। अच्छा, वो आप उस समय यूट्यूब पे देखते थे? करेक्ट। वो अखरता था, नहीं अखरता था? वो अखरता भी था कि यार क्यों रोक लेते हैं डेली की डेली? हाँ। और हम लोग सोचते थे कि चलो भाई सीख रहे हैं, जो ही सीख रहे हैं पूरा तो नहीं सीखते थे। ये थी ना सर, हमारे मैथ के टीचर थे, वो भी हमें छुट्टी के बाद मैथ पढ़ाने के लिए रोकते थे घंटा। हम खुशी खुशी रोकते थे स्कूल के बाद? स्कूल में 10th में हमको तो जब फ्री में काम हो रहा है तो पढ़ लो यार, 2 घंटा क्या मतलब सीखने को मिल रहा है तो, और वो भी फ्री में मिल रहा है। और जब मैं एज ए जीटी आया था तो मुझे इतना पता नहीं था इसके बारे में कि डाइकास्टिंग के बारे में। ऑब्वियसली जीटी आया, फ्रेशर आया तो नहीं मालूम। तो मुझे आप जैसे बताते थे रोक के कि इसमें ऐसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को प्रोसेस भी नहीं पता था उस टाइम में। मैं तो बस लाइन पे था, तो मेरे को प्रोसेस भी नहीं पता था कैसे। मैं तो मशीन पे पकड़ लेता था। हाँ, आप मशीन पे कर लेते थे। फिर जैसे आप अंदर ट्रेनिंग देते थे तो मेरे को पूरा चीज समझ में नहीं आता था उस टाइम में। मतलब उस समय तो इस तरीके से हो रहा था ना कि भाई हम क्लास रूम भी कर रहे हैं और फिर वही चीजें बिल्कुल जस्ट बाहर आके प्रैक्टिकली भी हो रही है वहां पे। हाँ, तब बाद में आके मतलब 95% पकड़ते थे, मतलब 5% छूट जाता था। जैसे अब कोई चीज अगर पूछते हैं तो समझने में इजीली होता है कि तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं। करेक्ट। तो महावीर के बाद में फिर महावीर के बाद में ट्रेनिंग तो कहीं नहीं मिली। फिर जो ट्रेनिंग मिली महावीर में ही ट्रेनिंग मिली। उसके बाद तो वर्किंग में आ गए। फिर और कौन सी कंपनी में गए? फिर महावीर के 4 साल महावीर में काम करने के बाद मैं अनु ओवरसीज में गया था। अनु ओवरसीज अलीगढ़ के अंदर में? करेक्ट, ठीक है। 1 साल मैंने वहाँ काम किया। करेक्ट। फिर वहाँ से फिर आया सनबीम में। अच्छा, वहां से फिर सनबीम ज्वाइन किया? सनबीम और अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सनबीम में मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? ऑलमोस्ट 2 साल। तो अभी जैसे तुमने, ये तीसरी कंपनी है तुम्हारी ना ये? तो यही सवाल मेरा पुष्कर आपसे भी है कि तुम्हारी जैसे 2 कंपनी हो गई, ठीक है, और 2 कंपनी छोड़ो, ये तो हो गई कि जहां तुमने खुद काम किया, अपनी प्रेजेंस है, बाकी इसके अलावा और भी कंपनियों के नाम सुने होंगे तुमने, तुम्हारे जानने वाले यार दोस्त वगैरह भी सब अलग अलग कंपनियों में होंगे। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम्हें वो ट्रेनिंग मिली क्लासरूम के अंदर में, और वो लगभग डेली का इसे रूटीन था हमारा कि मतलब वो रोकना ही है ना, क्योंकि शिफ्ट में आते थे तुम लोग, तो अभी एक शिफ्ट का चल रहा है, फिर दूसरी शिफ्ट का चल रहा है, और कुछ ना कुछ टॉपिक हम पकड़ लेते थे, है ना, छोटे भी टॉपिक है, कोई डिफेक्ट हो या फिर कोई प्रोसेस के बारे में हो। जैसे वहाँ एलके की मशीनें थी, है ना, तो एलके की मशीनों के अंदर में जो
उसके अंदर कर्व जनरेशन है, या फिर जो प्रोसेस पैरामीटर के लिए मशीनों के अंदर दिया होता है कि भाई ये सारे के सारे पैरामीटर जो है वो मशीन दिखा रही है, तो उनका यूटिलाइज करना अपने प्रोसेस के अंदर, मतलब कुछ भी टॉपिक पकड़ लेते। तो ये चीजें और कंपनियों में, पहले तो वो बताओ कि जहां जो तुम गए कि वहां ऐसा कुछ मिला क्या तुम्हारे को, मैं कि मतलब ऐसे कोई ट्रेनिंग हो रहा है? महावीर से छोड़ने के बाद जब मैं अलीगढ़ में गया तो वहाँ पे ऐसा प्रोसेस था नहीं। ओके। वहाँ पे छोटी मशीनें थी, स्केल टाइप की लगी हुई थी उसमें। अच्छा, वो हाँ ठीक है, मैनुअल वाले जो है, स्पीड लेंथ सेट हाँ, करते हैं। जहाँ लिमिट स्विच वगैरह उठा के हाथ से करना है, प्रॉक्सी हाथ से उठा के करनी है, हाँ तो करेक्ट वो स्केल पे वो लिमिट स्विच लगा हुआ था, उसके हिसाब सेट करना होता था। करेक्ट तो वो तो पुराने जनरेशन टाइप का हो गया था। करेक्ट। उसके बाद जब हम यहाँ पे आए, क्या कहते हैं, सनबीम में, तो सनबीम में अच्छी मशीनें हैं यहाँ पे, बहुत बेस्ट बुलर की एवोल्यूशन की मशीनें हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे, सनबीम में? सनबीम में ओके। इस मशीनों में ये है कि जैसे एक बार हम पैरामीटर डाल दिए तो दोबारा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा आ रहा है पीस, जो कास्टिंग प्रेशर आ रहा है, हाई स्पीड आ रहा है, किसी भी चीज में कोई वेरिएशन नहीं आता है। ऐसा क्यों है इन मशीनों के अंदर में, बाकियों में नहीं है? बाकियों में नहीं है मशीनों में। क्यों? इसमें सर एक तो शॉर्ट कंट्रोल वाल्व, इवोल्यूशन में शॉर्ट कंट्रोल वाल्व जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों कंट्रोल करता है पैरामीटर को। ओके। और उसकी तरह कॉस्टली भी है, वो मशीन भी कॉस्टली है हमारी। ये आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि ये क्लोज लूप में काम करता है, कि मतलब अगर लास्ट शॉट के अंदर में आपकी सेट वैल्यू अगर हाई स्पीड की 2.5 है और उस शॉट के अंदर में अगर वो 2.5 नहीं आ रही है तो वो उसी समय करेक्ट कर लेता है, ऐसा कह रहे हैं? अपने आप करेक्ट करता है कि नहीं करता है ये? नहीं, आप अपने आप नहीं करता। जितने हमने इनपुट डाली है वही आउटपुट आएगा, उतना ही आ रहा है ना, उतना ही। इट मीन्स क्या है कि ये क्लोज लूप में काम कर रहा है और इसी वजह से उसको पैरामीटर को बार बार चेक करने की और छेड़ने की जरूरत नहीं, तो वो क्लोज लूप हो गया, कि मतलब वो अपने आप ही मशीन जो है वो करेक्ट कर रही है। चाहे कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपना प्रेशर इंक्रीज कर रही है, हाई स्पीड इंक्रीज कर रही है, रेदर देन की कोई मैनुअल जाके उसको चेंज करके बढ़ाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऑपरेटर उसको चेंज कर दे, कोई पैरामीटर चेंज कर देगा तो सेटिंग लेगा नहीं लेगा। जैसे अगर हम कोई भी सेटिंग गलत डाल देंगे ना, तो लेगा नहीं। कर्व का फॉल्ट आ जाएगा, यहाँ बीपी चेंज का फॉल्ट आ जाएगा, जो भी रेंज से बाहर जाएगा फॉल्ट आ जाएगा। ये मैं सबसे बेस्ट मशीन लगी। ये चीजें तो जो पुराने एलके की मशीनें थी या और भी मशीनें पहले से आ रही हैं, उनके अंदर भी एक ऑप्शन आता है नीचे में कि आपकी ये सेट वैल्यू है और ये आपने लिमिट लगाई हुई है और उसके अंदर में अलार्म आपको जनरेट करना है, तो यस करना पड़ता है। पर ज्यादातर मैंने तो कंपनियों के अंदर में देखा है कि वो नो ही मिलता है आपको। ये मैक्सिमम में हमने थोड़ा बहुत किया था कि तोशिबा पे, ठीक है, ये उसमें रेंज में रखा था उन्होंने सारी चीज, फिर तो जो आउटपुट है ना तोशिबा में ज्यादा भागती है, इनपुट से ज्यादा भाग जाती है, कम आ जाएगी। बट अलार्म तो उसमें भी दे रखा है, टोलरेंस अलार्म उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर में कूलर में क्या डिफरेंस है? कूलर में क्या है, इसमें हम जब कोई सेटिंग डालेंगे वो सेटिंग में इसमें लिमिट डालनी पड़ती है। हाँ, लिमिट डालनी पड़ेगी, पोजीशन डालनी पड़ेगी। जैसे पोजीशन हम डाल दिए, सारा पोजीशन, अगर हम पोजीशन डालेंगे, कोई भी पोजीशन डालेंगे, जो रहेगा सही वही लेगा वो। अच्छा, गलत पोजीशन नहीं लेगा वो, रेंज के अंदर में ही लेगा वो। कास्टिंग प्रेशर जैसे हमारा आ रहा है, अगर मेरा कास्टिंग प्रेशर कास्टिंग का 800 है, अगर हम 800 डालेंगे, सेटिंग गलत डाला हुआ तो 800 नहीं लेगा वो। अच्छा, वो पैरामीटर लेगा ही नहीं, वो मशीन चलेगी, मतलब इनपुट लेगा ही नहीं, इनपुट लेगा ही नहीं। अच्छा, कि ये इनपुट गलत है। वो जो फर्स्ट टाइम सही पैरामीटर वो आपने कहीं पे डाले हुए हैं उसमें ना? हाँ, वो पैरामीटर होता है हमारे पास, ओके, वही पैरामीटर फीड करना होता है। उसमें भी अगर कहीं ना कहीं अगर जैसे नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा डल गया या प्लंजर का साइज गलत डल गया तो प्रेशर लेगा नहीं, तो भी नहीं लेगा। ऑपरेटर को चेंज करना चाहोगे ना तो घूम लगा के इंटरलॉक पहले सही है। और जो आप सर मिनिमम मैक्सिमम की बात बता रहे हो वो चीज भी है इसमें। अच्छा, तो वो चीज तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, जो पहले से कंट्रोल है तो वो चेंज करने का। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ये जो कंपनी में काम किया या और भी कंपनी में जो भी लोग जानते हो आप, तो वहाँ ऐसा कुछ माहौल है कि भाई आपको रेगुलर जो है वो ट्रेनिंग भी मिल रही है और क्या कहते हैं इस तरीके का? नहीं, इतना कल्चर तो नहीं है, क्योंकि एक तो मतलब जो प्रॉब्लम आती है, मैक्सो में कल्चर था ट्रेनिंग का, मैक्सो में कल्चर ट्रेनिंग का, और मैक्सो में फिजिकली भी जैसे कोई ओई निकालनी है शिफ्ट में करके जाओ, वो प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस थी, डेली प्रैक्टिस मैक्सो में है सीखने का। तो मतलब ओई वगैरह भी कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट करना, शिफ्ट वाइज मैनुअल कैलकुलेट, ईआरपी में डालो, अपना मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कल्चर था मैक्सो में। तो सनबीम में ये है कि कोई भी डॉट्स हो फ्लोर पे तो जो बॉस बैठे हैं
उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं बैठ के आराम से सारा कुछ बता। हाँ घर से बात कर लो, बॉलर का संभाल लो। कोई भी दिक्कत है तो ये नहीं है उनके अंदर में कि हम ना बताएं। वो कंफ्यूज ना भी बट ये चीजें पहले अभी थी, ये है ना? पूछ लेते हैं, इंटरव्यू जा रहे हो तो पूछ ले कुछ। अच्छा हाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी, जैसे फ्लोर पे काम कर रहे हो, छोटा सा ही प्रॉब्लम क्यों ना मतलब आए। ये घमंड नहीं अगर- मैं एजीएम हूँ, मैं शॉप पर नहीं आऊंगा। हाँ, तो ये तो बढ़िया चीज है ना। हाँ उनके अंदर में ये- पहले क्योंकि बहुत लोग पहले भी ऐसे भी मिले होंगे तुम्हें कि मतलब वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। नहीं वो उनके अंदर में ये चीज नहीं ये है। चीज नहीं है। बढ़िया। वो एक एक चीज और जो सिखाते गलत हैं, है तो गलत को दोनों साबित कर देंगे, ये गलत है, ओके, उनको अच्छे से प्रूफ करेंगे कि हाँ ये तू यहाँ पे गलत है। कि ये गलत है। बिल्कुल यही अप्रोच जो रहनी चाहिए और इसी अप्रोच के साथ में अपनी लोगों टीम को को भी लेके चलते हैं, और फिर ट्रेंड समझाते करना हैं। चाहिए। अपनी टीम को लेके चलते हैं। पहले वो गलत को प्रूफ करेंगे कि तू गलत कैसे है, हाँ। फिर सही प्रूफ करेंगे। Correct. बोलेंगे अगर तू सही है तो मेरे को समझा दे, या फिर अगर मैं सही हूँ तो मेरा समझ। मेरा ले ले। तो एक चीज और मेरे को बताओ कि जैसे हम लोग 7 साल तुम्हें हो गए, 10 साल तुम्हें हो गए, तो ऐसा कोई चैलेंज बताओ कि मतलब ऐसा चैलेंज आया हो कि यार इसमें आप फंस गए। जैसे अभी शिफ्ट देखते हो ना तुम, शिफ्ट इंचार्ज, तो पूरी शिफ्ट इंचार्ज का मतलब हो गया कि भाई शिफ्ट के पूरी अंदर में shift कुछ की भी पूरी- प्रॉब्लम आएगी हाँ, तो वो पूरी तुम्हें responsibility। टेक केयर करनी है। तो अभी तक ऐसा कोई चैलेंज है तुम्हारी नजर में कि भाई ऐसा चैलेंज आया हो, फंस गए हो उसके अंदर में, बहुत चैलेंजिंग लगा हो कि हाँ यार ये चैलेंज है। वो ठीक है, डेली रूटीन के अंदर में जो वो प्रॉब्लम आती है, आती तो रहती ऐसा कुछ चैलेंजिंग कुछ याद है कि हाँ यार ये फंसे थे हम लोग। हाँ ब्रेकडाउन में फंसते हैं सर, रात को कुछ नहीं। नहीं जैसे वो ब्रेकडाउन। जैसे एक बार जैसे वहाँ पे थ्रोटल हॉजिंग की ज़्यादा डाई है जो एक्सपोर्ट का पार्ट है। हम्म, तो थ्रोटल हॉजिंग में हम मेटल यूज़ कर रहे हैं A413 का। ओके, 413 मतलब A413 ग्रेड, ग्रेट है। इसमें क्या है अलग तो ADC 12 और ADC मतलब 12 और उसमें अलग ये है कि कॉपर सिलिकॉन ज्यादा है, उसमें कॉपर और एल्युमिनियम सिलिकॉन ज्यादा है। एल्यूमिनियम भी ज्यादा है। एल्युमिनियम ज़्यादा है, कॉपर 5% है शायद, कम है। ओके, नहीं और नहीं सिलिकॉन सिलिकॉन 5% है, तो कम कॉपर हुआ ना फिर। हाँ कम सिलिकॉन है। ज्यादा होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन 5% है, 5 तो से कम हुआ 7%। फिर, हाँ यानी कि कम है। ठीक है, और एल्युमिनियम ज़्यादा है उसमें। ओके, वो ऐसा है कि उसकी फ्लूइडिटी बनाने के लिए पतले पार्ट्स है उसमें। हाँ हाँ, ऐसा पार्ट्स हमारे पास होगा शायद, को दिखा देते हैं एक बार। ओके। बट मेरा कंसर्न ये है कि अगर फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए किया उसमें तो फिर ऐसा था ना सिलिकॉन कम वो क्यों जैसे करेंगे? नहीं सिलिकॉन तो नहीं बढ़ाएंगे ना फ्लूइडिटी के बढ़ाने के लिए। हाँ वो नहीं वो अलग चीज़ है वो। किस फ्लू- चीज का पार्ट है? वो एक्सपोर्ट का पार्ट है इंजन का। लगता है कि इसमें एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन उसका इंजन का पार्ट है वो। इंजन का थ्रोटल पार्ट है, हॉजिंग, टोटल थ्रोटल हॉजिंग, हॉजिंग के नाम से है। ओके। थ्रोटल हॉजिंग। बट देखो नॉर्मली क्या होता है कि सिलिकॉन परसेंटेज जब कम की जाती है ना तो उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है एक तो के श्रिंकेज कम करना, दूसरा उस मेटल के अंदर में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डक्टाइल बनाना। जितना सिलिकॉन कम होगा उतना ही कंपोनेंट जो है वो हमारा डक्टाइल होगा। डक्टाइल मींस कि वो ब्रेक नहीं होगा उसकी ब्रिटलनेस की वजह से, वो बैंड हो सकता है बट टूटेगा नहीं। हाँ तो इंजन का पार्ट है। ठीक है, तो सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो लो सिलिकॉन के अलॉय के साथ में ही बनाए जाते हैं। जैसे स्टीयरिंग था तुम्हारा वो तुमने ADC7 यूज किया बनाया था, ADC7 था, ठीक है। और जो तुम्हारे बाइक के फुट रेस्ट होते हैं ना वो भी ADC6 से बनाए जाते हैं जिनमें सिलिकॉन परसेंटेज जो है वो लेस देन 6% जो है होता है। तो सिलिकॉन का तो केस ये है। तो इसके अलावा और कोई चैलेंज फंसा है इसके अंदर में कि कोई कंपोनेंट को लेके फंसा हो कोई कि भाई ये कंपोनेंट जो बहुत क्रिटिकल? उसमें सर ऐसा था जैसे थ्रोटल हॉजिंग में, पहले उसी पे डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। वो फ्लो लाइंस आ रहे थे, जैसे वो कर्व टाइप का है, जैसे ये गिलास है तो ये कर्व टाइप का होता है ना, उसमें 4 स्लाइड है, नीचे से भी स्लाइड है, ऊपर से भी स्लाइड है, साइड से भी स्लाइड है। एक में तो 3 स्लाइड है सिंगल कैविटी में। तो 3 स्लाइड में जैसे मोटर बोर्ड है, मोटर बोर्ड के साइड में हमें फ्लो लाइंस आता है, जैसे मेटल का फ्लो दिखे। अच्छा, या डेकोर मार्क मान लो या अच्छा, वो मेटल का फ्लो लाइंस है वो कंट्रोल नहीं होता है। फिर तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। फिर क्या किया उसको ओवरकम करने के लिए? वो इसके बाद हम तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ पहले तो ये बताओ। ठीक नहीं, वो ठीक हो गया बाद में। पहले तो हम लोग उसमें ज्यादा परेशान रहे, मतलब जो दिक्कत थी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी उसमें, रिजेक्शन रेट थोड़ा सा ज्यादा था। अभी उसमें कुछ फिर कम हुआ है, फिर कुछ हम लोग एक्शन लिए हैं तुमने हाँ या नहीं? उसमें फिर एक्शन लिए हैं उसमें कि उसको प्रीफिल पे चला रहे हैं अभी। प्रीफिल पे चला रहे हैं? प्रीफिल पे चला रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ यार कि कोई भी अगर शॉप फ्लोर पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी जैसे डिफेक्ट आ गया, तो माना तो ये जाता है कि भाई हमने जब डाई ट्रायल की तो उस समय हमने वैलिडेट किया कि भाई ये इस पैरामीटर पे चलेगी। पहले तो ये अप्रोच है कि नहीं, पहले ये बताना। यही अप्रोच है।
बट उस समय तो जब प्रोसेस पैरामीटर वैलिडेट हो गए तो उस समय ये भी डिसाइड हो गया कि भाई ये इतने रिजेक्शन रेट पे चल रही है, चाहे वो 2% पे चल रही हो चाहे वो 10% पे चल रही हो, भाई अब इसको चलाना है पार्ट को तो ये रिजेक्शन रेट है, ये डिसाइड हो गया। तो फिर एकदम से फिर क्या होता है कि रनिंग के अंदर में वो सारे पैरामीटर वही पैरामीटर पे चलने के बाद भी जो है ना वो डिफेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर। नहीं, ये डिफेक्ट नहीं आती वहाँ पे, ये डिफेक्ट नहीं आते। नहीं। ओके, पहले से ही जब डाई बन के आई तभी से ये दिक्कत थी। मतलब जब ट्रायल हुआ है तभी से मालूम है कि ये है प्रॉब्लम। हाँ, सर बुलर में एक सिस्टम है मशीन पे फील्ड टेस्ट, अच्छा, डाल दो फील्ड टेस्ट का पोजीशन डाल दो, आप ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटो में कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, बस फील्ड टेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करो हाँ, और वहाँ वो वैल्यू डालो, वैल्यू डाल दो, स्लो वो वहाँ के प्लंजर हमने गेट तक जाना है, वो रोकेगा। इवोल्यूशन में भी ये वो अपने आप शॉट मार के वो सब कुछ ओपन कर देगा, सब आपको निकाल के दे फील्ड देगा। टेस्ट भी बुलर। फील्ड टेस्ट क्या होता है एक बार बताओ, मतलब मेरे को तो मालूम पड़ रहा है, तुमको मालूम पड़ रहा है, बाकी और जो लोग देख रहे हैं उनको बताओ क्या होता है फील्ड टेस्ट, क्या होता है? फील्ड टेस्ट ये होता है कि हम स्लो स्पीड कहाँ तक ले जा रहे हैं, मेटल को गेट तक ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है फील्ड टेस्ट करने का? फील्ड टेस्ट करने का पर्पस ये है कि जैसे हम शॉट मार रहे हैं तो हम पहले से तो शॉट नहीं मार रहे हैं, या फिर मेटल अंदर घुसने के बाद तो हम शॉट नहीं मार रहे हैं। अगर मेटल घुसने के बाद शॉट मारेंगे, शॉट नहीं मार रहे मतलब फास्ट शॉट कहाँ से स्टार्ट करते है ना? हाँ, मतलब ये वैलिडेट कर रहे हैं हम लोग फील्ड शॉट से, फील्ड टेस्ट से, कि हम लोग फास्ट शॉट कहाँ से स्टार्ट करें, हाई स्पीड कहाँ से स्टार्ट करें। और ये चेक करने के लिए हम कैसे देखते हैं डाई के अंदर में कि हमारा मेटल जो है गेट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ना? और ये तो हो गया पोजीशन का। फील्ड टेस्ट के अंदर में और क्या हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं? स्लो स्पीड भी वैलिडेट कर सकते हैं, स्लो स्पीड भी वैलिडेट कर सकते हैं, करनी ही चाहिए उसके अंदर, यही होती है ना? कि पोजीशन वैलिडेट कर ली हमने कि गेट तक मेटल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इंश्योर कर लिया ताकि टर्बुलेंस ना हो। गेट के पीछे से लेके जाएंगे तो टर्बुलेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और ज्यादा आगे से लेंगे तो वो प्रेफिल ज्यादा हो जाएगा, वीक हो जाएगी कास्टिंग। दूसरा, स्पीड अगर हम लोग वैलिडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा उसके अंदर में, तो भी दिक्कत आएगी, गैस इंटरप्शन ज्यादा होगा ना उसके अंदर में। तो वो इंश्योर करने के लिए हम कैसे विजुअली कैसे देखते हैं उसमें, विजुअली हमारा कास्ट मतलब स्लीव में पूरा मेटल भरा हुआ जाना चाहिए, इनगोट जो बनेगा, हाफ इनगोट जो बनेगा वो फुल बनना चाहिए, उसके अंदर में तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं है, ऐसे ही चेक करके पता चल जाएगा। यानी कि हमने ये पूरा अगर क्लियर है तो ये स्पीड वैलिडेट है और ये पोजीशन वैलिडेट है ना? इस तरीके से फील्ड टेस्ट जो है, हाँ, अगर हमारा स्पीड ज्यादा रहेगा तो खाली रहेगा, मेटल गेट तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। और अगर स्लो स्पीड ज्यादा कम रहेगा तो पूरा कास्टिंग मतलब वो गुल्ला जो बनता है वो पूरा गुल्ला बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, फिर भी मेट तक गेट मेटल जो है नहीं पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है स्लो स्पीड कितना। तो एक चीज बताओ कि जैसे कोई नई डाई आई है तो किस तरीके से डाई ट्रायल जो है करते हैं? डाई ट्रायल पहले तो सेटिंग जो होता है वो डालेंगे। सेटिंग कहाँ से मिलता है? प्रोसेस सेटिंग मतलब प्रोसेस पैरामीटर मशीन की, हाँ, मशीन कहाँ से डालें हम? वो कैलकुलेट करते हो खुद या फिर वो देता है कोई डाई डिजाइनर या कोई डाई डिजाइनर देता हूँ कि भाई ये मशीन पे ये पैरामीटर है, ठीक है, तो उसको हम उसमें डाल के और अपना वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर ठीक है वो गलत है तो ये चलेगा, ये सही, वो मतलब एडजस्टमेंट जो है वो करना होता है तो वो फील्ड टेस्ट के थ्रू कर लेते हो। फिर जब कास्टिंग निकलती है तो विजुअल देख के उसके अंदर में बाकी के और पैरामीटर जो है वो उस समय वैलिडेट करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया नई डायल के ट्रायल मशीन के पैरामीटर का। अगर हम बात करें कि भाई जैसे जो और पैरामीटर जैसे डाई का टेम्परेचर है, ठीक है, डाई का टेम्परेचर जो है वो माना जाता है कि भाई आप जो है लेस देन जो है 200 प्लस माइनस 20 मतलब 200 प्लस और लेस देन 300 जो है वो आपको रखना है ना? तो इसको इंश्योर कैसे करते हो कि भाई है, या फिर प्री हीट कैसे करते हो? थर्मल वो प्रीहीट तो स्टार्टिंग में लेजर गन होता है ना, लेजर गन से चेक करते हैं, वो तो चेक करें, प्री हीट करते कैसे हो उसको? डाई को, हाँ, डाई को प्री हीट वो उससे करते हैं, सिलेंडर से, बर्नर से सिल्ली बना के, या फिर सिल्ली बना के, बट सिल्ली बना के तो शॉर्ट स्लीव ही हीट हो रहा है, शॉर्ट स्लीव को हीट करने थोड़ा बहुत इंसर्ट में जाएगा टेम्परेचर। सर जो बताते हैं हमारे मतलब गैस से शॉर्ट सिल्ली बनाने में ज्यादा वो है, बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा टेम्परेचर लेगा, करेक्ट, क्योंकि हम गैस से कहीं गर्म हो कहीं ठंडा हो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल सही है ये। इसका देखो लॉजिक क्या है, इसको समझो कि सिल्ली बनाने का ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, पर इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करना तुम्हें, मतलब ज्यादा लोगों को ये नहीं बताना कि नहीं ये बहुत ज्यादा सही मेथड है, बहुत ज्यादा नहीं, पर एज कम्पेयर टू बर्नर वाले से सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब हम सिल्ली से कर रहे हैं ना तो उसमें कंडक्शन का जो प्रोसेस है
यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। उसमें क्या हो रहा है कि गैस टू मेटल जो है वो डायरेक्ट हीट हो रही है, तो उसमें डायरेक्ट डैमेज होने के, डायरेक्ट थर्मल स्ट्रेस जनरेट होने के चांस ज्यादा हैं जब हम गैस बर्नर से कर रहे हैं। बट उसमें एक जो लॉस है, मैं जो ये कह रहा हूँ ना कि प्रमोट नहीं करना है इसको, उसका रीजन ये है कि आप जब आप अलॉय सिल्ली बना के करेंगे ना उसको, डाई को हीट, तो हर शॉट के अंदर में अगर 2 kg का शॉट है तो 2 kg का शॉट जो है वो वेस्ट हो रहा है। मतलब हर शॉट का जो कॉस्ट चार्ज होता है ना, साइकिल शॉर्ट चार्ज जो होता है, बर्निंग लॉस होगा, मतलब शॉर्ट चार्ज होता है कि उसमें सारी कॉस्ट जो है ना एक शॉट लगाने में जो खर्च होती है, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 600 टन की मशीन है तो हम उससे 80 या 70 या 80 रुपए जो है चार्ज करते हैं कि भाई ये हमारा कॉस्ट है, जिसके अंदर में ऑपरेटर, इंजीनियर सब ओवरहेड की कॉस्ट आती है, मशीन की रनिंग कॉस्ट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो मेल्टिंग की कॉस्ट, वो सब चीज आती है, मेल्टिंग लॉस वगैरह वो सब आता है वो 70-80 रुपए के अंदर। तो वो हर शॉट में खराब हो रहा है, एक तो वो खराब हो रहा है, दूसरा अलॉय को दोबारा से हीट करने के अंदर में तो दोबारा बर्निंग लॉस होने वाला है, और जो दोबारा हीट करने में जो कॉस्ट जाने वाली है वो खराब हो रहा है। तो मतलब क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं कि मतलब 2-4 या 4-5 या 10 शॉट के बाद में पूरी डाई बहुत अच्छे से प्रीहीट हो जाएगी, है ना। तो मतलब काफी शॉट लगाने पड़ेंगे, वैसे शॉट लेने पड़ेंगे हमें, है ना। नहीं हम लोग ज्यादा नहीं लेते। तो सही मेथड क्या रहता है, क्या होना चाहिए सही मेथड डाई को प्रीहीट करने के लिए? तो वो सही मेथड जो है ना वो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से हीटिंग कूलिंग, हाँ, मतलब जो मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है ना वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप जब डाई चला रहे हैं उससे कुछ समय पहले लोगों का ये मिथ है कि यार एक मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट से कैसे दोनों फिक्स और मूविंग कैसे, तो वो कैलकुलेशन होती है उसके अंदर में कि आप जरूरी नहीं एक ही यूनिट से दोनों मूविंग और फिक्स में पाइप लगाओ, इंडिविजुअल लगाओ ना। वो आपको हीट करके देगी 15 से 20 मिनट्स के अंदर में, वो टेम्परेचर 200 प्लस ला के देगी आपको उसके अंदर में, और वो कंडक्शन प्रोसेस से जो है वो हीट होगी बैक साइड से, करेक्ट। वो एक सॉलिड टेम्परेचर जो है वो आएगा उसके अंदर। सनबीम में थी एक डाई पैंथर की, ईमान हिम्मल की थी, उसमें चलाते थे हम हीटिंग कूलिंग, क्योंकि उसमें स्लाइड थी अंदर को वो फंसती थी, तो उसमें हीटिंग कूलिंग चला के 5-7 मिनट में ही पूरी हीट और डायरेक्ट ऑन ऑफ मारने नहीं। अच्छा, ये तो हुई। अभी जैसे कि तुमने और एक बोलर की मशीन बताई, और किस किस तरीके की मशीनों पे और किस किस मशीनों की मेक पे काम किया है? यूबे जटाई, मेरी पहली पसंद बुलर, यूबे, फिर जटाई, यूजबी, इन चारों पे काम किया है आपने, तुमने? LK, HMT बुलर, HMT और बुलर, और तोशिबा भी किया, कोशिबा। तुमने तोशिबा पे भी किया? मैंने भी किया, तुमने भी तोशिबा पे किया। तो इन मशीनों में जैसे तुमने तो बताई थी प्रायोरिटी अपनी के पहले बुलर, फिर जटाई से पहले सबसे पहले हो गए बुलर, उसके बाद यूबे, उसके बाद तोशिबा की जटाई का यूज भी, मतलब ये पैरामीटर नहीं लेती, यूज में तो परेशान करती, 1 लीटर में यूज में थी बहुत दूरी करती, क्योंकि ये हमारे पहले पैरामीटर में सारा सेटिंग सारा ओके है पार्ट, वही रिपीट पैरामीटर डालेंगे उसमें एनजी आ जाएगा, मतलब जो आपको कॉन्फिडेंस है वो बुलर के अंदर में सबसे ज्यादा है, करेक्ट है ना, यही बात है ना इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे को कि मैन पावर का जो है ना वो मतलब जो रिक्रूट करने का जो तरीका है, जैसे ऑपरेटर की बात करें हम लोग डाई कास्टिंग के अंदर में, तो अभी सनबीम के अंदर में कैसा चल रहा है? मतलब वो कंपनी रोल पे रखते हैं या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ठीक है। और इसके अलावा और जो भी कंपनी में काम किया है तुमने, जैसे मैक्सॉप है या फिर महावीर डाइकास्टर है, तो उनके अंदर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ही था ऑपरेटर का जो है? सनबीम में तो परमानेंट भी ऑपरेटर है, परमानेंट भी है अभी। चलो यार, मैं ये चीज पूछता हूँ तुमको कि ऑपरेटर की जो वर्किंग है या ऑपरेटर की जो लाइफ है उसकी बात करते हैं कि ऑपरेटर की, मतलब तुम्हें अगर मान लो ये कहा जाए कि भाई आप जो ऑपरेटर करता है या ऑपरेटर जैसे वर्किंग रहती है मशीनों के ऊपर में जहां भी तुमने काम किया है, तो वैसे ही अगर तुम्हें दे दिया जाए तो तुम्हें कैसे फील होता है उसके अंदर में? मतलब क्या उनकी वर्किंग रहती है कि मतलब कंफर्टेबल वर्किंग है, सही वर्किंग है उनकी, उनको जो माहौल दिया जा रहा है काम करने के लिए वो सही है, इनफ है? सही, सनबीम के हिसाब से सही,
सनबीम के हिसाब से सही। क्योंकि वहाँ डबल ऑपरेटर मशीन पे है। देखो ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से ना तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से जब मैं पूछ रहा हूँ तो ये है मतलब कि ऑपरेटर को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है मतलब ज्यादा फ्यूम्स तो नहीं है, शेड के अंदर में ज्यादा गर्मी तो नहीं है, मतलब एक जर्नल मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा कि मतलब लोग ऑपरेटर को कैसा माहौल मिलता है डाइकास्टिंग में। इंडियन डाइकास्टिंग की अगर बात करें, कई कंपनियों में काम किया, बिना कंपनी के नाम लिए भी बोल सकते हो तुम कि भाई हाँ जर्नली जो है माहौल ऐसा है, तो कैसा माहौल है? मतलब मैं जैसे जहाँ जहाँ काम किया हूँ तो कुछ जगह माहौल तो ऐसा है कि ऑपरेटर 1 घंटे मशीन चलाएगा, दूसरे घंटे मशीन की सफाई भी करेगा, कास्टिंग भी चेक करेगा, माल को लगाएगा, चेक करने के बाद माल को लगाएगा। तो उसमें क्या होता है ऑपरेटर पूरे टाइम बिजी रह जाता है। वो पूरे टाइम बिजी रहने के कारण वो जब वो चढ़ता है मशीन पे तो परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छा। वो फटीगनेस ज्यादा हो जाती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाते हैं उसके कारण। और पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है ना, पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल उसकी हेल्थ जो है, और मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी जगह भी मैंने काम किया है, तीसरी जगह भी कुछ जगह मैंने ऐसा देखा है कि 1 घंटे काम करने के बाद वो रेस्ट करता है। ओके। 1 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे वो रेस्ट करता है, फिर मशीन पे भी जाता है, फिर थोड़ा बहुत चेक करके माल वाल लगा के अच्छे से ट्रॉली में, फिर वो पानी वानी पीने के बाद फिर चढ़ता हो, तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा आता है। ओके, मतलब 1 घंटे रेस्ट करने के बाद? हाँ नहीं आधे घंटे रेस्ट करने के बाद। आधे घंटे, आधे घंटे रेस्ट करने के बाद जैसे उतरेगा वो तो फिर थोड़ा बहुत माल वाल लगाएगा, फिर वो चढ़ेगा इधर उधर साफ वाफ करके थोड़ा बहुत, तो इसमें आधे घंटे तो काम में चला जाता है उसका। आधे घंटे वो रेस्ट करता है, बिल्कुल रेस्ट करता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन में। ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। ठीक है। और कहीं पे ऐसे कंपनी में जहाँ पे पूरे टाइम यहाँ भी लगा रहता है, फ्लोर पे भी लगा रहा, फिर मशीन पे भी लगा रहा, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कम आता है, कास्टिंग में भी, प्रोडक्शन में भी, हर चीज में कम आता है उसका परफॉर्मेंस। तो जैसे ऑपरेटर की नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 12 घंटे होते हैं? नहीं 8 घंटे। 8 घंटे? 8 घंटे नहीं, वर्किंग 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, पर ज्यादातर कंपनी तो 12 घंटे की। जैसे महावीर में काम किया तो 12 घंटे की शिफ्ट है, और उसमें मैक्सो में भी ज्यादातर कंपनी में 12 घंटे की। 8 घंटे की कौन सी कंपनी में शिफ्ट है भाई? 8 घंटे की मैं अलीगढ़ में भी काम किया था, वहां भी 8 घंटे की थी शिफ्ट। मतलब 8 घंटे की शिफ्ट नहीं, वो ऐसे तो नहीं बता रहे कि 8 घंटे की शिफ्ट और 4 घंटे का ओवर टाइम? नहीं, फिर वो 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी, उसके बाद वो चला जाएगा। 3 शिफ्ट लगेंगी, 3 बार ऑपरेटर चेंज होगा? 3 बार ऑपरेटर चेंज होगा। कहाँ पे? अलीगढ़ में भी चेंज होता था, सनबीम में भी चेंज होता है। यहाँ पे भी 8 घंटे में चेंज होता है, बट जिन कंपनियों में 12 घंटे की शिफ्ट है ऑपरेटर की, तो उसकी क्या लाइफ है? उसकी लाइफ ये है सर कि वो बंदे, जैसे हमारे पास भी बंदे हैं कुछ, जैसे दूर 12 घंटे में हाँ जो 12 घंटे में आती नहीं है, जैसे कभी बंदे कम हो गए ओवर टाइम, रोकना पड़ गया, रिलीवर नहीं आया तो अपना कर तो उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। तो फिर कंपनी क्यों कंटिन्यू हो रखी 4 घंटा ये 12 घंटा कराने में? और ये तो उन मशीनों पे बात कर रहे हो जिन पे कास्टिंग मैनुअल निकालनी पड़ती है, मैनुअल निकालना, उन पे है ना? ओके, तो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि भाई ऑपरेटर जो है मतलब हर बार 2-2.5 किलो का शॉट जो है, और इससे भी ज्यादा शॉट किलो का शॉट जो है, कितने किलो तक का शॉट जो है? 2-2.5 किलो का शॉट है लगभग, वो हर बार मैनुअली निकाल 12 घंटे निकाल रहा है, तो सही नहीं हो, वो तो फिर फटिंग हो जाएगी, वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। और वैसे भी अगर एज ए ह्यूमैनिटी भी देखा जाए तो भी ठीक नहीं कि मतलब 12 घंटे जो है ना गलत है इस तरीके से काम कर, और हीट के पास मतलब ऐसा माहौल। अब जैसे कि बहुत सारी कंपनी में जब तुम जाओगे तो देखोगे कि उन्होंने मशीन के ऊपर जो फ्यूम्स कलेक्टर होता है, कितनी कंपनियों में देखा है तुमने फ्यूम्स कलेक्टर होता है मशीन के ऊपर? एचपीडीसी मशीन, महावीर में भी नहीं था है ना? हीट के लिए ना, जो फ्यूम्स निकलती है ना ऊपर में से, जैसे स्प्रे वगैरह की फ्यूम्स निकल रही है, डाई के अंदर में से जो स्प्रे लगने के बाद जो निकलते हैं ना फ्यूम, जो धुआं है, या फिर होल्डिंग फर्नेस की जो फ्यूम्स है उसके ऊपर लगा होता है कलेक्टर जो है उसके अंदर था, लोगों हटा दिया कंपनी ने, हमने अलीगढ़ में लगवाया था, बट वो तो होल्डिंग फर्नेस पे लगाया था मेरे मशीन पे, तमहा भी नहीं था, बट वो चलता था कि नहीं चलता था उसका कोई माय बाप नहीं था, नहीं चलता था, वो चलता कुछ दिन चला था, फिर बाद में दिक्कत आने लगी, फिर बाद में देखा, मतलब उसको लास्ट वो रखा जाता है कि यार प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी होती है, वो चलेगा। बट है कितनी कंपनियों के अंदर में तुम्हारे हिसाब से? कम है सर, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना वो, तो मतलब आप किसी की हेल्थ के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। मेरा तो मानना ये है कि भाई डाई कास्टिंग का आप प्लांट लगा रहे हो एज ए बिजनेस में, ठीक है,
तो वो ठीक है कि आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आप किसी की लाइफ के साथ तो मत छेड़छाड़ करो ना। आपने 12 घंटे के लिए एक तो ऑपरेटर को लगाया, ऊपर से मैनुअल कास्टिंग निकलवा रहे हो, फिर ऊपर से उसको ऐसा माहौल दे रहे हो वहां पे कि वो वहां पे कुछ साल नौकरी करके उसके बाद वो कहीं और भी करने लायक नहीं रहे। ठीक है, किसी को कुछ कैंसर 40 हो उम्र जाए, में 50 किसी का हो को जाएगा। वो शक्ल ऐसी हो जाती है बिल्कुल कि पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कि यार ये मतलब 30 साल का 30 साल का। बंदा है, ऐसा लगेगा 50 साल का आदमी है, वो 10 ऐसा साल का, दिखने लग जाता है। हाँ 10 साल का एज गैप हो जाता है। और यही माइंडसेट है कि लोग जो है डाइकास्टिंग को धुआं धक्कड़ का जो है ना बिजनेस मानते हैं, काम मानते हैं, नौकरी मानते हैं तो धुआं धक्कड़ का है नौकरी है। मतलब चेंज करना चाहिए ना पर्सपेक्टिव जो है, और ये करेगा आदमी वही कि जो डाइकास्टिंग का नया बिजनेस लगा रहे हैं, वो इन चीजों को काउंट ही नहीं करता इसमें कि यार ये उसे तो ये मतलब है ना कि बिजनेस, डाइकास्टिंग बिजनेस मतलब एक डाइकास्टिंग मशीन, एक होल्डिंग फर्नेस, वो कैपेक्स जब कैलकुलेट करेगा तो वो इस तरीके से करेगा, वो लगाएगा नहीं कैपेक्स के अंदर में ये डक्टिंग होनी चाहिए या सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। अच्छा एक चीज और बताओ सेफ्टी से ही, कि कितनी कंपनियों में तो तुमने देखा है कि हेलमेट और ये जो सेफ्टी पीपी होते हैं ये कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है कि नहीं चलाएगा ही नहीं।